हैप्पी बर्थडे मोदी जी। देश के यशस्वी तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, बाबा विश्वनाथ से हम सब भारतीयों का यही प्रार्थना है कि आप स्वस्थ और दीर्घायु रहें और 2047 के भारत के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा हम लोगों को मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। 2047 जो आपने टारगेट रखा है, ये स्वतंत्रता जिस वर्ष मैंने पाया था, हम लोगों ने पाया था, उसके शताब्दी पर रखा है। और इस शताब्दी पर हम लोग विश्व के विकसित देशों में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें आपका मार्गदर्शन तो जरूरी है ही, लेकिन हर भारतीयों की सहभागिता भी जरूरत है और जरूरी है। इसको भूलना नहीं चाहिए हम सभी को, और खास करके आपको, क्योंकि आप नेतृत्व कर रहे हैं इस देश का। जन भागीदारी जब तक नहीं होगी तब तक संभव नहीं है सशक्त राष्ट्र बनाने में। यदि अनदेखी किया गया तो कहीं भारत की भी हाल नेपाल की तरह ना हो जाए, इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए समय समय पर लोगों के कौशल विकास, रोजगार की क्षमता और उनके निवेश, तमाम तरह की चीज़ों पर बढ़ाने का और सशक्त करने के लिए हमें ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। आज 17 सितंबर 2025 आपकी 75वीं जन्म दिवस है, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जन्मदिन आपके जीवन में बार बार आए और बार बार हम भारतीयों के साथ आप रहें, मार्ग प्रशस्त करते रहें। आपने इस तरह तो बहुत सारे कार्य किया है। अच्छे और बुरे कार्यों की गिनती कराना संभव नहीं है। बहुत आपने काम किया है, जिसमें कुछ देश के विकास में बहुत बेहतर काम किया। बुराइयां तो हर जगह होती है, लेकिन आपने बेहतर काम किया हम भारतवासियों के लिए। जैसे कुछ कार्य आपका मैं बता दे रहा हूँ। फिर हम भारतीय अपना एक नागरिक होने के कारण, एक सभ्य नागरिक होने के कारण, आज हम सभी भारतीयों के कुछ जिम्मेदारी पक्षों को भी देखेंगे और उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम आपकी कुछ उपलब्धियां या आपके द्वारा देश को दिया गया कुछ। पहली बार आपने कुछ विशेष कार्य किया भी था, विशेष कार्य जैसे नमामि गंगे, जून 2014 में आपने स्टार्ट किया था। नमामि गंगे, नमामि गंगे जून 2014 में आपने किया था। स्मार्ट सिटी की भी बात लाई थी 25 जून 2000। डिजिटल इंडिया की बात किया था, डिजिटल इंडिया जिसमें से आज हम लोग काफ़ी सुविधाएं ले रहे हैं। पीएम कल्याण योजना भी दिसंबर 2016 में शुरू किया था। जन धन योजना भी शुरू किया था, जन धन योजना भी। किसान निधि भी आपने दिसंबर 2018 में शुरू किया था, और सीए अधिनियम भी आपने 19 में बनाया था। 2370 खत्म भी किया था 5 अगस्त 2019 को। इतना ही नहीं, आपने 3 तलाक को भी समाप्त किया था। स्टैटू ऑफ यूनिटी भी आप 31 को 2018 में किया था, इस अक्टूबर में। फिर इसके बाद जीएसटी भी आपने 1 जुलाई से लागू किया था, और आयुष्मान भारत भी आपने, और इवन यहाँ के 70 वर्ष से सभी के लिए अनिवार्य भी कर दिया है वर्तमान में। नोटबंदी भी आपने किया था और कहा था 8 नवंबर 2016 को कि आज रात आपने लीगल टेंडर शब्द का यूज किया था कि लीगल टेंडर नहीं रहेगा कुछ नोटों के बारे में। तो फिर ये मत भूलिएगा कि कहीं देशवासी भी लीगल टेंडर वाली शब्द को न धारण कर लें, लीगल टेंडर न रहें स्वयं में, जैसे नेपाल में हुआ था।
तो इसलिए आप बहुत कुछ कुछ अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे भी, उम्मीद भी है। लेकिन हर नागरिकों को, हर वंचित वर्गों को भी ध्यान देना है, और तभी शायद हम लोग मजबूत हो सकते हैं। आपने गांव में ईख का खेत देखा है कि नहीं? जरूर देखे होंगे। ईख के खेतों में कभी फूल लग जाता है, फूल, और जो फूल लग जाता है तो वही फूल आप हैं, लेकिन और सब पौधों में फूल नहीं लगता है, तो वो दूर से ही दिखाई देता है, लेकिन बहुत बेकार लगता है। जरा सोचिए कि उस ईख के खेत में सभी फसलों पे फूल लगा हो तो इतना सुंदर दिखाई देता है, और इतना सुंदर दिखाई देगा, उसकी कल्पना करना है। इसलिए सबको आगे बढ़ाना है। निस्संदेह आप यथाशक्ति कार्य कर रहे हैं, लेकिन 2047 भी दूर नहीं है। थोड़ा और हम लोग को अच्छे से, ईमानदारी से, हर भारतीयों के साथ मिल करके, इवन यहाँ के हर नागरिकों को भी काम करने की ज़रूरत है। आपने न्यू पार्लियामेंट भी बनाया, ठीक है, त्रिकोणीय में, ठीक है, सभी सभी मुख्य द्वारों का अलग अलग नाम भी रखा, अच्छा नाम भी रखा। 27 देशों से आप सर्वोच्च सम्मान भी पा चुके हैं इन सब कार्यों के लिए, और बाहर भी अच्छा काम कर रहे हैं। लोकमान्य तिलक पुरस्कार भी 2023 में आपको दी गई है। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड भी दिया गया है। टाइम मैगजीन ने 2014, 15 और 17 में भी आपको शामिल करके रखा है। आइए आपके जीवन चर्चा के बारे में कुछ कर लेते हैं बात। जन्म जो है आपका 17 सितंबर 1950 में, वाडनगर। हम भारतीयों को बता देना चाहते हैं कि वाडनगर जो गुजरात में है, मेहसाणा जिला में है, वहां आपका जन्म हुआ था। 2001 में पहली बार आप सीएम बने थे। 2012 में चौथी बार गुजरात के सीएम बनाए गए थे। 26 मई 2014 को पहली बार पीएम, पहली बार भारत के पीएम बने थे। दूसरी बार 30 मई को बनाए गए थे, और तीसरी बार 9 जून को बनाए गए थे। माता जी का नाम हीराबेन है। आपके माता जी को प्रणाम, सत सत नमन, ठीक है, जहां भी होंगी। आपके साथ साथ हम सभी भारतीयों को भी आशीर्वाद देंगी कि हम लोग भारत के 2047 वाली जो टारगेट है उसको पूरा करें, और उसके लिए हम सबको आपकी माता जी हीराबेन माँ आशीर्वाद दें। पिता दादा मूलचंद मोदी जी और पत्नी जसोदा बहन जी, जसोदा बहन जी। अब यहाँ पर जन्मदिन की मुबारकबाद तो आपको पूरा भारतवासी दे ही रहे हैं। जन्मदिन मुबारक हो। और इस काशी के नगरी जहाँ से आप सांसद हैं, वहाँ से मैं भी जन्मदिन का मुबारक पुनः देता हूँ, और बाबा विश्वनाथ से आपको स्वस्थ और दीर्घायु रखने के लिए, स्वस्थ और दीर्घायु रखने के लिए बार बार विनती और प्रार्थना करता हूँ। बाबा विश्वनाथ आपको स्वस्थ रखें। आप बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं, और उम्मीद है कि करेंगे भी। लेकिन हम सब भारतीयों को भी कुछ कार्य करना होगा, जिसको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त उल्लेख कर दे रहा हूँ। शायद यदि आपको अच्छा लगे तो फिर आपके तक हमारी बातें यदि पहुंच रही है तो उसके अमल करने के लिए हम सब भारतीयों को जरूर स्वतंत्र करिएगा, और उस तरह का एक आधार जरूर दीजिएगा। स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। मैं कुछ चीजें आप क्लियर कर दे रहा हूँ। 1947 में, 1947 में, इसके 100 वर्ष बाद हम लोग 2047 में, ठीक है, 100 साल लगा रहे हैं। ये तो एक हमारी कमी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम सबसे आगे विश्वगुरु और सशक्त होने जा रहे हैं। लेकिन ये सशक्त तभी होंगे जब सरकार के साथ साथ हम नागरिकों को भी कुछ जिम्मेदारियां रहेगी। अब ये जिम्मेदारियां क्या क्या हो सकती है? तो सबसे पहले हम लोगों को अर्थ की मजबूती करनी होगी। सबसे पहले हम सबको 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। अर्थ को मजबूत करना होगा, यानी आर्थ रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त होना पड़ेगा। अर्थ का सशक्तिकरण करना होगा। सशक्त, अर्थ रूप से सशक्त होना पड़ेगा। अर्थ के साथ साथ हम लोग को सृजन शक्ति में भी सशक्त होना पड़ेगा।
सृजन शक्ति में भी, सृजन शक्ति को भी बढ़ाना होगा। ऐसे कहें कि हमें अर्थ को बढ़ाना होगा, सृजन शक्ति को बढ़ाना होगा। अभी सारी चीज़ें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस अर्थ के अंतर्गत क्या मैं कहना चाह रहा हूँ और सृजन के साथ क्या कहना चाह रहा हूँ। और जीवन शक्ति को भी बढ़ाना होगा, जीवन शक्ति को भी बढ़ाना होगा, जीवन शक्ति को भी बढ़ाना होगा। अर्थ बढ़ाने का अर्थ मेरा ये है कि यहाँ पर हमें कृषि को अनदेखी नहीं करनी होगी, कृषि में कार्य करना होगा, उद्योग में काम करने होंगे, ठीक है, निवेश में काम करने होंगे, जो निश्चित है कर रहे हैं, डिजिटलीकरण में काम करने होंगे, ये कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब जिससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़े और उत्पादन के साथ साथ रोजगार भी बढ़े, जिससे हम लोग मजबूत हों। तो सबसे पहले अर्थ का, अर्थ रूप से सशक्त होना है। और सशक्त सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष राज्यों को ही नहीं, किसी विशेष व्यक्तियों को ही नहीं, किसी विशेष वर्गों को ही नहीं। हमेशा दिमाग में हमारी सरकार को ये रखना है कि जो वंचित वर्ग है वो कहीं छूट न जाए या कोई वंचित न रह पाए। सबको अर्थ रूप से क्या करना है, पहली काम कि स्ट्रॉन्ग करना है। जब सबकी क्रय क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित है कि हमारा देश की भी क्रय क्षमता बढ़ेगी और तब धीरे धीरे हमारी अंतर्राष्ट्रीय पहचान भी मजबूत होगी। सृजन शक्ति, सृजन शक्ति के अंतर्गत हम जो देश के अवसंरचनात्मक विकास है, अवसंरचनात्मक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका ध्यान देंगे। अवसंरचनात्मक विकास कि हमारी संरचना का डेवलपमेंट कैसे हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत चार चीज़ें आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत चार चीज़ें आती है। सड़क, नो डाउट आपने सड़क पर बहुत अच्छा काम किया। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर भी कुछ क्षेत्रों में बहुत बेहतर काम किया। और पानी, जल, पानी में दो तरह का, एक पेयजल होना चाहिए, पेयजल की शुद्ध पेयजल की व्यवस्थाएं हर जगह होनी चाहिए, और सिंचाई की जल की व्यवस्था होनी चाहिए, सिंचाई जल की व्यवस्था होनी चाहिए। और चौथा ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड नए जनरेशन के लिए, न्यू जनरेशन वाले इंटरनेट की व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के हम लोग सशक्त होंगे। कहाँ दूसरा देश 8G 9G और ये सभी बात कर, अभी हम लोग 5G पर अटके हुए हैं। तो इसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है, इसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है। माननीय मोदी जी हमारे देश के अच्छे मार्गदर्शक, हम सब आपसे बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ सुझाव आम जनता का भी मान लीजिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं और जानते हैं। जीवन शक्ति, जीवन शक्ति के अंतर्गत क्या करना होगा, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाना। नो डाउट आपने NEP लाया और शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ाने करने, लोगों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाना है, ठीक है, तो बौद्धिक क्षमता बढ़ाना है। स्वास्थ्य की बढ़ाना है, स्वास्थ्य पर भी नो डाउट आपने आयुष्मान कार्ड वगैरह लाया, सारी चीज़ें। उनकी सुरक्षा की बात करनी है कि वो सुरक्षित हों, सुरक्षा में दोनों तरह की सामाजिक सहायता मिले उन्हें, सामाजिक सहायता हो और सामाजिक सुरक्षा हो। हर क्षेत्रों में सामाजिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा हो। बड़े बड़े कंपनियों द्वारा वर्कर का शोषण न हो, उन्हें प्रॉपर वे में, बीच में कुछ कार्यों के बाद में गैप होना चाहिए, निर्धारित वेतन होनी चाहिए, टाइम का ड्यूरेशन होना चाहिए, OT के लिए ओवर टाइम का पेमेंट होना चाहिए। ये ग्राउंड लेवल पर जाकर के देखने की ज़रूरत है मोदी जी, ग्राउंड लेवल पर जाकर देखने की ज़रूरत है। बहुत शोषण हो रहा है, बहुत शोषण हो रहा है। और ये शोषण यदि एक दिन, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से कि जनता जो है ना एक गुब्बारे की तरह है। एक किसी बच्चे के पास, आप बच्चे हैं, इस बात को मानिए, और आपके पास गुब्बारा रखा हुआ है। आप बच्चे हैं, जनता रूपी गुब्बारा रखा हुआ है, और उस गुब्बारे से यदि आप खेलेंगे, दबाएंगे, तो गुब्बारा सॉफ्ट रहता है, मज़ा तो आएगा, मज़ा तो आएगा। लेकिन यदि ज़्यादा दबा दिया आपने और गुब्बारा फूट गया तो आवाज़ भी करेगा, और फिर आपके आगे कोई आकार नहीं रहेगा उस गुब्बारे का। फिर आप सिर्फ और सिर्फ रोएंगे कि मेरी जनता ही नहीं रही। तो हम 2047 के किस भारत का स्वप्न देख रहे थे, किस भारत का। इस गुब्बारे की खेल को मत भूलिएगा प्लीज। आज आपके जन्म दिवस पर एक
भारत के नागरिक होने के नाते मैं आपके तक ये सूचना पहुंचाना चाहता हूं। तो 3 चीजों पर अर्थ की मजबूत करिएगा, सृजन शक्ति बढ़ाइएगा, और जो जीवन शक्ति है ना, जीव शक्ति, जो जीवन शक्ति है, इसको जीवन शक्ति मानिए या जीव शक्ति, उसको बढ़ाना होगा आपको। ठीक है, इसके लिए आप इन सारी चीजों पर, जैसे शिक्षा पर हुआ, स्वास्थ्य पर हुआ, कृषि पर हुआ, पशुधन डेयरी पर हुआ, सुरक्षा पर हुआ, सुशासन पर हुआ, समाज कल्याण पर हुआ, लोक कल्याण पर हुआ, नगर और ग्रामीण विकास की बात करते हैं, ठीक है, और अवसंरचना की बात करते हैं, पर्यटन विकास की बात करते हैं, संतुलित विकास की बात करते हैं, संतुलित विकास करना मत भूलिएगा, ठीक है, सूचना और प्रौद्योगिकी को करिएगा, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में कोई योजना बनाइएगा कि इन सारी चीज़ों पर कार्य हो, और तब जाकर के 2047 में हम लोग एक सशक्त, मजबूत और विश्व गुरु के रूप में भारत को देख पाएंगे। सभी क्षेत्रों को लेकर चलना है, निस्संदेह आप लेकर के चल रहे हैं, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा भी हाशिए पर है, जो छूटता जा रहा है। गरीब, वंचित, दलित, बेरोजगार, सबसे बड़ी बेरोजगारी की कोई जात नहीं होती है, इसमें सारे जात के लोग आते हैं। सबसे बड़ी बेरोजगार बच्चे एग्जाम देते हैं, फॉर्म आता है, 1000 से 1500 2000 एक फॉर्म को भरने में, फिर एग्ज़ाम 3 साल बाद होता है, एग्ज़ाम सही ढंग से नहीं होते हैं, पेपर आउट हो जाता है, पेपर का स्टैंडर्ड कुछ नहीं रहता है, हर एग्ज़ाम में 10 से 12% क्वेश्चंस गलत होते हैं, गलत एजेंसियों से एग्ज़ाम कराया जाता है, जब ये सीबीटी एग्ज़ाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं मिलते हैं, और बच्चा को कभी कभी क्या होता है कि घर से सेंटर दूर भेजा जाता है। ज़रा याद करिए, यदि हम चुनाव मतदाता के घर जाकर करा सकते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी उसी क्षेत्र में करा सकते हैं जिस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आसानी से इकट्ठा हो सके। कुछ नहीं तो जिले स्तर पर करा लें, हर जगह जिले स्तर पर करा लें, 2 4 10 सेंटर बना करके हर जगह हम जिले पर करा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चों को आने जाने में यातायात खर्च, और जो बच्चे 1 दिन 2 दिन पहले से निकलते हैं, ना प्रॉपर इसमें नींद ले पाते हैं, ना कुछ ले पाते हैं, स्वास्थ्य भी खराब होता है। इसके बाद किसी भी तरह बाय द वे एग्ज़ाम देने पहुंच भी जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ सर्वर डाउन है, और नोटिस लगा दी जाती है कि सर्वर डाउन है, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी नहीं होने के कारण आज एग्ज़ाम नहीं होगी, इस सेंटर की एग्ज़ाम टाल दी जाती है। बाद की सूचनाएं आपको मेल के द्वारा या मैसेज के द्वारा दिया जाएगा। ज़रा सोचिए, कोई बच्चा 500 किलोमीटर दूर घर से गया हो, किसी तरह बिना रिजर्वेशन मिले, क्योंकि आपको भी पता है कि भारतीय रेलवे के पास इतनी औकात नहीं है कि जितने बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं सबको व्यवस्था कर दे और तुरंत रिजर्वेशन दे दे। जिसके पास क्षमता भी रहती है उनको भी रिजर्वेशन नहीं मिलता है। बच्चे किसी भी तरह लटक करके, बैठ करके, खड़े होकर के जाते हैं 15-15 16 घंटा यात्रा करके, और वहाँ पर जाते हैं, पता चला कि एग्ज़ाम नहीं होता है, फिर लौट करके आते हैं। यदि एग्ज़ाम दे भी दिए तो रिजल्ट समय से नहीं आते हैं। रिजल्ट यदि समय से आ जाए तो फिर कोर्ट में मामला चल जाता है, और यदि मान लीजिए कि सही समय से सब कुछ भी हो रहा है तो फिर कुछ नीतियाँ गलत होती है, जिनको मिलना चाहिए नौकरी वो नौकरी नहीं मिलती है, वो कुंठित हो रहा है, कुंठित हो रहा है। आप समझिए, नेपाल छोटा था, ठीक है, वहाँ पर ही कंडीशन हुई और कुछ दिनों के मामला दबा भी, नुकसान भी हुआ, तमाम तरह के सरकारी भवनें जलाए गए, तमाम तरह की ये सब चीज़ें हुई, विश्व लेवल पर बदनामी भी हुई। लेकिन भारत बड़ा है, ये जब आग की ज्वाला जलेगी ना यहाँ से तो जल्दी बूझेगी नहीं। ये वही गुब्बारा का हाल होगा, जब बच्चा गुब्बारे से खेल रहा था, दबा रहा था, गुब्बारे से बहुत मज़ा आ रहा था, वैसे ही सरकार को मज़ा आ रही होगी अभी। लेकिन जिस दिन गुब्बारा फूट जाएगा, जनता रूपी गुब्बारा फूट जाएगा, तो जनता का आकार ही बिखर जाएगा, गुब्बारा दिखाई भी नहीं देगा, फिर आपके पीछे पता चलेगा कुछ कोई भी नहीं रहेगा। तो किस भारत की बात करते हैं 2045 में? इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि अर्थ शक्ति, सृजन शक्ति और जीवन शक्ति, इन तीनों पर ध्यान दें। और पुनः आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप 100 वर्षों, 70 वर्षों तक ऐसे ही हम लोग के साथ रहें। जय हिंद।